नमस्कार, मैं हूं विशाल शर्मा और आप देख रहे हैं मनी सेंट्रल। ये एक ऐसा शो है जहां हम गवर्नमेंट पॉलिसी से लेकर इकोनॉमी, शेयर बाजार और पर्सनल फाइनेंस यानी आपकी जेब से जुड़े मसलों पर बात करते हैं। इन मसलों को आसान भाषा में विस्तार से समझाने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हमारे सहयोगी और वरिष्ठ आर्थिक पत्रकार प्रवीण शर्मा सर, आपका मनी सेंट्रल में बहुत स्वागत है। थैंक यू विशाल। आज के मनी सेंट्रल में सबसे पहले बात करेंगे अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के सनक की। कहा जा रहा है कि अमेरिका में महंगाई फिर से तेज होने वाली है और इसके संकेत भी मिलने लगे हैं। इसकी सबसे बड़ी वजह है हाल ही में लगाए गए भारी भरकम टैक्स यानी टैरिफ। इस पूरे मामले पर एसबीआई और येल यूनिवर्सिटी की रिपोर्ट आई। क्यों बढ़ रही है महंगाई? ट्रंप के टैरिफ का अमेरिकी परिवारों पर कैसा पड़ेगा सर? क्या ट्रंप का दांव खुद उन पर ही उल्टा पड़ गया? जानने और समझने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा आज चर्चा करेंगे आरबीआई के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन के बयान की। रघुराम राजन ने अमेरिका द्वारा भारतीय सामानों पर लगाए गए टैरिफ को दबाव की राजनीति बताया, दबाव की रणनीति भी बताया है। इसके साथ ही कहा कि भारत को ट्रेड, एफडीआई, कार टैरिफ और डेयरी प्रोटेक्शन पर समझदारी से कदम उठाने चाहिए। और क्या बातें कही हैं रघुराम राजन ने? ग्लोबल ट्रेड और अमेरिकी इकोनॉमी पर एकदम आसान भाषा में उसको भी डिकोड करने की कोशिश करेंगे। और अंतिम में चर्चा करेंगे भारत के एफएमसीजी सेक्टर की। भारत का एफएमसीजी बाजार कई दशकों से हिंदुस्तान यूनिलीवर, नेस्ले इंडिया, आईटीसी, टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स जैसी बड़ी कंपनियों के कब्जे में रहा, लेकिन अब तस्वीर बदल रही है। छोटे, रीजनल और D2C यानी जिसको कि आप डायरेक्ट टू कंज्यूमर ब्रांड्स के नाम से जानते हैं, उन्होंने काफ़ी तेजी से बढ़त बना ली, बल्कि बड़ी कंपनियों को भी अपनी स्ट्रैटेजीज बदलने पर मजबूर कर दिया। क्या छोटे ब्रांड एफएमसीजी दिग्गजों के खेल को पलट देंगे? एफएमसीजी दिग्गजों के सामने चैलेंजेस क्या क्या है, जानने और समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए फटाफट करते हैं मनी सेंट्रल की शुरुआत। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की सनक के आगे अमेरिकी भी बेबस नजर आ रहे हैं। दरअसल ट्रंप की ट्रेड पॉलिसीज को लेकर एक नई रिपोर्ट आई। ये रिपोर्ट येल जो है यूनिवर्सिटी ने जारी किया है। रिपोर्ट में कहा गया कि ट्रंप के टैरिफ लगाने से अमेरिकी लोगों को जबरदस्त नुकसान होगा। हर अमेरिकी परिवार को औसतन $2400 यानी करीब 2.10 लाख रुपए का नुकसान होगा। प्रवीण सर, कैसे नुकसान होगा? क्या इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी धीमा पड़ जाएगा? पूरा मामला समझाइए। इसके साथ ही सर हमारे जो अगर ब्रोकरेज हाउस की बात की जाए तो एसबीआई रिसर्च की भी एक रिपोर्ट आई है, वो भी हूबहू सेम $2400 की ही बात कर रहे हैं कि उसका भी नुकसान होता हुआ दिख रहा है। क्या है पूरा मामला सर? नहीं, देखिए, इस साल की शुरुआत पे जब से ट्रंप ने टैरिफ का एक तरह से कहें कि राग अलापना शुरू किया, उन्होंने ये पिच करना शुरू किया कि अब हम पूरी दुनिया पे टैरिफ लगाएंगे ताकि जो पूरी दुनिया ने जिस तरह से एक्सप्लॉइट किया है यूएस ट्रेड पॉलिसीज़ को या यूएस की जो लिबरल ट्रेड पॉलिसीज़ हैं उसका अब बदला लिया जाएगा और अमेरिका को फिर से महान ग्रेट बनाया जाएगा। इसको लेकर उन्होंने पूरा एक कवायद शुरू की और तभी से और हम लगातार अपने अलग अलग उसमें मनी सेंट्रल के एडिशंस में इस बात का जिक्र करते आए हैं कि जो इकोनॉमिस्ट हैं, जो जानकार हैं, वो सब के सब इस बात को कह रहे हैं कि जो आप ट्रेड पॉलिसीज़ के जरिए अनसर्टनिटी क्रिएट करना चाहते हैं, उसका उल्टा असर खुद अमेरिकन इकोनॉमी पर ही पड़ने वाला है। कहीं ऐसा ना हो कि मेक अमेरिका ग्रेट अगेन क्या जो दावा है वो अमेरिका को और जर्जर बना दे, जिसके लिए अमेरिका या ट्रंप संघर्ष कर रहे हैं कि किसी तरह अमेरिकन ग्रोथ को, अमेरिका में जॉब की सिचुएशन को बेहतर किया जाए जी। टैरिफ से लेके जो इलीगल इमिग्रेशन का जो पूरा मामला है, जिसको लेके या आप देखिए कि मैक्सिको को लेके जो पूरी की पूरी दीवार खड़ी करने की बात है, फौज लगाने की बात है, वो सारी की सारी चीज़ें अमेरिकन इकोनॉमी पर ही दरअसल भारी पड़ रही हैं। चाइना का चाहे इंपोर्ट रोकना हो या अब आके भारत जैसे एक स्ट्रेटजिक पार्टनर, जैसे खुद अमेरिका या जो बिल्कुल कहें कि साफ तौर पर डिप्लोमेटिक वर्ड्स में कही गई बात है कि भारत और अमेरिका एक स्ट्रेटजिक पार्टनर्स हैं एक दूसरे के साथ, वहाँ पे ऐसे स्ट्रेटजिक पार्टनर पर आप 25% का जब आप टैरिफ लगा देते हैं, फिर कहते हैं कि प्लस आप पर लगेगा, अलग से पेनल्टी लगेगी क्योंकि आप रशियन ऑयल खरीद रहे हैं, रशियन आर्म खरीद रहे हैं, ईरान के साथ आप डील कर रहे हैं, तो वो जो पूरी का पूरा किस्सा है वो अमेरिकन लोगों पर अब भारी पड़ेगा। और उसी का जिक्र ये चाहे याले की रिपोर्ट हो, चाहे एसबीआई की रिपोर्ट हो, जिसमें कहा गया है कि तकरीबन 2 लाख रुपए का वजन पड़ना
तय है सालाना। और उसके हमने नतीजे भी देखे। जब लोगों ने टैरिफ लगने से ठीक पहले गाड़ियां खरीदना शुरू किया और बहुत सारे लग्जरी आइटम या सर, भारत से कहा गया कि 5 प्लेन भर भर कर आईफोन भेजे गए थे। बिल्कुल, ताकि टैरिफ का जो प्रभाव है वो उस पर न पड़े। तो अमेरिका के लिए अब मुसीबत मल्टीफोल्ड होती हुई दिखाई दे रही है। भारत के लिए भी समस्याएं पैदा हुई। अगर हम भारत को इस पूरी कहानी में ऐड करते हैं तो जी, परेशानी भारत के लिए भी है और भारत उससे डील करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन अमेरिकन लोगों पर एक बिन बुलाई जो है आफत ट्रंप ने लाकर उनके दरवाजे पर खड़ी कर दी। सर, भारत के लिए क्या परेशानी है, इस पर भी हम आपसे चर्चा करना चाहेंगे। क्या फार्मा सेक्टर पर बुरा असर पड़ सकता है, जेम्स एंड ज्वेलरी सेक्टर पर बुरा असर पड़ सकता है, और कहाँ फ़ायदे का सौदा है? क्या जो डेयरी सेक्टर है उस पर जो कहा जा रहा था कि आफत आने वाली है, उससे बच जाएंगे क्या? नहीं, देखिए, फार्मा अभी बाहर है, आपका इलेक्ट्रॉनिक्स बाहर है। अभी उनको रियायत दी हुई है कि अभी आप पर कोई टैरिफ नहीं लगेगा। काउंटर जो टैरिफ हैं या रेसिप्रोकल टैरिफ है वो अभी नहीं लगेंगे। लेकिन बाकी तमाम, चाहे अब आप देख लीजिए डेयरी हो, और कल जो पीयूष गोयल का संसद में बयान था उसमें भी साफ तौर पे कहा गया कि हम इस पूरी सिचुएशन को असेस करने की कोशिश कर रहे हैं, इसका एनालाइज कर रहे हैं इसको। इंडस्ट्री और जो अलग अलग जो सेक्टर के जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनके साथ इसका इम्पैक्ट को समझने की कोशिश कर रहे हैं जी। तो भारत इस रणनीति पे चल रहा है, पहली बात। दूसरी बात, भारत किसी तरह का अभी काउंटर या रिटेलिएटरी एक्शन लेने की तैयारी में नहीं है। जी, भारत अभी किसी रिटेलिएशन से बच रहा है। भारत इस चीज़ को दरअसल एस्केलेट नहीं करना चाहता। जी, जी। अभी भी इस चीज़ को लेके अंदाज़ा है या कयास लगाए जा रहे हैं कि अब जब अमेरिका से एक ट्रेड डील के लिए टीम आएगी तो उसके साथ बातचीत 25 अगस्त को आने वाले हैं। उसके साथ बातचीत की जाएगी, उसके साथ निकाला जाएगा तरीका कि किस तरह से किन किन चीज़ों पे समझौता हो सकता है। लेकिन आप समझिए कि चाहे डेयरी हो चाहे एग्री प्रोडक्ट्स हो, सरकार वहाँ पे बिल्कुल नो निगोशिएट वाले मोड में है और वहाँ झुकने को कतई सरकार तैयार नहीं है। ये बात भी साफ तौर पे अमेरिका को बता दी गई है और संभवतः यही वो वजह है जिस वजह से कि अमेरिका ने एक फ्रस्ट्रेशन में आके, या कहें कि वहाँ के फाइनेंस सेक्रेटरी का बयान कुछ कोट कर रहे थे सर। बिल्कुल, जो ट्रेजरी सेक्रेटरी हैं आपके स्कॉट वो बेसेंट, उनका बयान है कि हमारी टीम के लिए बड़ा फ्रस्ट्रेटिंग रहा भारत के साथ या इंडियन टीम के साथ ट्रेड डील पर नेगोशिएट करना। वो किसी चीज़, उनका जो बयान है वो कह रहे हैं कि भारतीय टीम किसी भी तरह की सौदेबाजी के लिए तैयार नहीं है, वो अपने सेक्टर्स को खोलना नहीं चाहते और ऐसे में अमेरिका के लिए बड़ा फ्रस्ट्रेटिंग हो गया है भारत के साथ। वो कह रहे हैं कि भारतीय टीम लगातार ड्रैग कर रही है इस पूरे मसले को और किसी तरह की डील पर नहीं पहुंचना चाहती। और आपको एक बात और जल्दी से याद दिलाऊं मैं कि अमेरिकी राष्ट्रपति, अगर आप देखेंगे 1 महीने पहले तक कई दफ़ा इस बात का जिक्र कर चुके कि बस अब डील हो जाएगी, वी आर वेरी क्लोज टू क्लिंच अ डील, वी आर वेरी क्लोज टू जीरो टैरिफ को लेकर भी वो बिल्कुल भारत तैयार हो गया ज़्यादातर सामानों पे 0% टैरिफ लेने के लिए। भारत ने साफ तौर पे मना किया कि हम किसी तरह की अभी 0 टैरिफ का कोई दावा जो किया जा रहा है वो सही नहीं है। तो वो अमेरिका के लिए बार बार जब आप कहते हैं कि हम डील हो जा रही है, बिल्कुल तैयार है डील, कई बार खबरें आई कि अब अगले 48 आवर्स में डील हो जाएगी, लेकिन नहीं हुआ। तब अंत में जाके कल अमेरिकी राष्ट्रपति ने 25% और दुनिया भर के जो भी चीज़ें हैं और उनका जो वक्तव्य था वो भी बड़ा झुंझलाहट भरा था। और साथ ही साथ उन्होंने एक और जो भारत को काउंटर बैलेंस करने के लिए एक तरह से कहूँ कि चाल चली है या वो खुद ट्रैप का शिकार हुआ है अमेरिका, वो देखना होगा, जिसमें ये कहा गया कि पाकिस्तान के साथ हमने एक ट्रेड डील कर लिया, 19% का टैरिफ लगेगा, 29% का टैरिफ था, 19% का टैरिफ लगेगा और हम वहाँ लार्ज स्केल पे जो अनएक्सप्लोर्ड जो ऑयल वेल्स हैं या ऑफशोर ऑयल रिजर्व हैं उसको हम उनके एक्सप्लोरेशन में पाकिस्तान के साथ सहयोग करेंगे। अब इसमें कल भी मैंने ये बात कही थी कि क्या वाकई पाकिस्तान के ऑफशोर पे या कराची के आसपास के इलाकों में क्या वाकई ऑयल या गैस के रिजर्व हैं, वो तो भगवान ही जाने वहाँ पे है भी कि नहीं है। लेकिन तो अमेरिका क्या उस ट्रैप में फंस गया है
या अमेरिका सिर्फ और सिर्फ भारत के साथ भारत पे प्रेशर बनाने के लिए एक स्ट्रेटेजिक तरीके से इस चीज़ को नहीं कर सर, रहा है? उसका ये भी तो पक्ष हो सकता है, आप बेहतर बताइएगा। स्ट्रैटेजिक जो लोकेशन है पाकिस्तान की, उस वजह से भी तो उसको काउंटर बैलेंस करने के लिए, भारत को काउंटर बैलेंस करने के लिए पाकिस्तान का मदद लिया जा रहा हो, ये भी तो नहीं, हो सकता है। भारत को देखिए काउंटर बैलेंस केवल और केवल इस सेंस में करने की बात हो सकती है जहाँ पे कि भारत के रशिया के साथ जो संबंध है, रूस के साथ संबंध है, एक वहाँ पे, दूसरा भारत पर इस बात का प्रेशर बनाने के लिए कि आप अपना, देखिए पाकिस्तान की इकोनॉमी भारत की इकोनॉमी के बीच में कोई कंपैरिजन तो है नहीं। पाकिस्तान की इकोनॉमी से अमेरिका को कुछ हासिल भी नहीं होने वाला। नहीं। क्या प्रोडक्ट्स अमेरिका जाते हैं, कुछ एक कमोडिटीज़ को अगर आप छोड़ दीजिए तो किसी तरह का प्रोडक्ट पाकिस्तान से अमेरिका क्या दुनिया के किसी देश में नहीं जाता। कुछ बासमती वगैरह राइस भी जो हैं वो आसपास के गल्फ़ कंट्रीज़ वगैरह में ही जाते हैं। ऐसे में इकोनॉमिक तौर पे पाकिस्तान की कोई अहमियत अमेरिका के लिए नहीं है। अमेरिका के लिए दो तरह से पाकिस्तान कारगर साबित हो सकता है। पहला है अपनी जो स्ट्रेटजिक लोकेशन जो आप बात कर रहे हैं, वो 3-4 देशों के बीच में बैठा हुआ, चाहे ईरान हो, अफगानिस्तान हो, चाइना हो, इंडिया हो, इनके बीच में है पाकिस्तान, मिडिल ईस्ट के रास्ता। ठीक है। अब अफगानिस्तान को अगर आपको कंट्रोल करना है तो पाकिस्तान उसका टूल बनता है, और ये 90s से हम देख के आए हैं। एक इंडिया वाला फैक्टर हो गया कि इंडिया पे प्रेशर बनाया जाए। तीसरा जो फैक्टर है वो है चाइना का। सीपैक। चाइना जिस तरह से हैविली इन्वेस्टेड है, अमेरिका पाकिस्तान को क्या चाइना के गोद से बाहर निकालना चाहता है, और क्या ये अमेरिकन थिंक टैंक पे अब नई सोच आई है कि चीन के कब्जे से पाकिस्तान को निकालना, या चीन जिस तरह से वहाँ काबिज है वहाँ पे अपनी पकड़ मजबूत बनाई जाए ताकि इस पूरे इलाके पर अपना एक दबदबा कायम किया जाए। तो ये बहुत सारी चीज़ें हो सकती है, लेकिन ट्रेड के मसले पे देखा जाए तो कुल मिला के भारत के लिए अभी थोड़ी सी असहज स्थिति जरूर है। एक लास्ट कमेंट आपसे लेना चाहेंगे सर। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट है, कहा जा रहा है कि F-35 स्टील्थ फाइटर जेट को खरीदने में अब भारत दिलचस्पी नहीं दिखा रहा है। अब बहुत बड़ा सवाल उठ रहा है सर। कुछ महीने पहले ही बात की जाए, फरवरी की बात है, अगर मैं गलत हूं तो आप मुझे करेक्ट कीजिएगा, लेकिन जब प्रधानमंत्री मोदी जब अमेरिकी दौरे पर गए थे तो वहाँ पर कहा गया था, डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा पिच किया गया था कि प्लीज़ ज़रा सा इसको भी देख लीजिएगा F-35 के बारे में। फिर अगर वहाँ के जो JD वेंस साहब यहाँ आए थे तो उनके प्रस्ताव में भी बात रखी गई थी कि सर थोड़ा सा आप सोचिए F-35 के बारे में, लेकिन ये अब झटका देना, इस कदम को आप कैसे देख रहे हैं? नहीं, ये भारत की जो रिपोर्ट आ रही है जिस हिसाब से कि F-35 को भारत ने लेने से एक तरह से मना कर दिया है। भारत का एक बड़ा तर्क इस बात का है कि हम ऑफ द शेल्फ कोई भी प्लेटफॉर्म नहीं खरीदेंगे, चाहे F-35 हो या दूसरे कोई भी इक्विपमेंट और वो हो। भारत कह रहा है कि भारत में बनाइए, भारत के साथ मिलकर बनाइए, मेक इन इंडिया के तहत कोई भी प्रोजेक्ट चलेगा, भारत में डेवलप किया जाना चाहिए। टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र कीजिए, टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र होनी चाहिए सर। अब इसको लेके एक बड़ा मसला जो है फंसा हुआ। भारत धीरे से अब अमेरिकन जो डिफेंस इक्विपमेंट्स उसमें धीरे धीरे से पीछे हटता हुआ अब दिखाई दे रहा है F-35 को लेके अमेरिका का। और माना ये जा रहा है, जो रिपोर्ट्स हैं उसमें ये कहा जा रहा है कि जो तमाम मांगें थी उनमें एक बड़ी मांग डोनाल्ड ट्रंप की ये थी कि भारत F-35 को खरीदे, और सरकार किसी तरह के इस दबाव में आना नहीं चाहती, क्योंकि राफाल खरीदा है एयरफोर्स के लिए भी, और राफाल की डील हुई है, फिर 26 राफाल की डील हुई है राफाल एम यानी मरीन के लिए, यानी नेवी के लिए 63,000 करोड़ की बड़ी डील। तो भारत सरकार अपने जो आप कहिए कि स्ट्रेटेजिक जो गोल्स हैं उसको भी केयरफुली असेस कर रही है, क्योंकि जो जिस इक्विपमेंट की आपको ज़रूरत है अपनी आर्मी या अपने एयरफोर्स या नेवी के लिए, आप उसी को खरीदेंगे, ना कि किसी भी प्रेशर में किसी भी उसको खरीदने का। हालांकि हमने अपाचे खरीदा है, हमने चिनूक खरीदा है, इस तरह के हमने अमेरिकन जो है इक्विपमेंट्स और आर्म्स की खरीदारी बढ़ाई है, लेकिन फिर भी जो बड़े लेवल के जिस तरह के जो डील्स हैं आपके जो एयरक्राफ्ट की, उस पर भारत अब बहुत संभल कर कदम उठाता दिखाई दे रहा है। एक लास्ट कमेंट ले लें सर, इंडिया यूएस वाला ट्रेड डील पर लेकर कहा जा रहा है कि महंगाई जो बढ़ने की जो बात कही जा रही है सर अमेरिका में, उसको क्या मैं इस पिक्चर से जोड़ सकता हूं कि जो हाल फिलहाल में जो MPC की बैठक हुई थी, वहाँ फेड की तरफ से जो बयान आया, कहा गया कि 5वीं बार वहाँ ब्याज दरों को स्थिर रखा गया, कोई चेंज नहीं किया गया। इस पर फिर वो चिड़चिड़ा गए ट्रंप साहब, फिर वो कह रहे हैं कि जेरोम पवेल मेरी बात नहीं सुनते हैं, बेवकूफ़ आदमी है, कुछ करते नहीं हैं। तो क्या महंगाई वाली जो कहानी हम लोग अभी जो डिस्कस कर रहे हैं सर, इसको इससे जोड़ा जा सकता है? बिल्कुल है। देखिए, और जो फेड रिजर्व के जो चीफ हैं
उनको ज़्यादा चीज़ें समझ में आ रहे हैं कि इकोनॉमी का क्या हाल करने वाले हैं ट्रंप, और इसीलिए ट्रंप के तमाम देखिए एक और चीज़ है, दुनिया में कोई इस वक्त ट्रंप की बात नहीं मान रहा है। ट्रंप कोशिश कर रहे, ट्रंप ने रूस से कहा और आते ही उन्होंने ये बात कही थी कि मैं रूस और यूक्रेन की जंग करा दूंगा, दोनों देश लगभग तैयार हैं, मैं करा दूंगा। और उन्होंने यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की को व्हाइट हाउस में बुला के बेइज्जत किया। न सिर्फ ट्रंप ने बल्कि जेडी वेंस ने। जिस तरह का प्रेशर उन पर जेलेंस्की पर बनाया गया पीस के लिए, जेलेंस्की तैयार नहीं हुए। वहाँ किरकिरी हुई अमेरिका की और पूरी दुनिया में संदेश गया कि किसी राष्ट्राध्यक्ष को आप बुलाकर अपने इस तरह से बेइज्जत नहीं कर सकते, नंबर 1। नंबर 2, उन्होंने रूस के राष्ट्रपति से 2-3 दफ़ा बात कर ली, अलग अलग प्लेटफॉर्म पे बात कर ली कि साहब अब आप डील कर लो, अब आप छोड़ दो, अब इस जंग को रोकें। वो भी नहीं माने, वो भी नहीं मान रहे। इधर भारत फिर इन्होंने यहाँ कर दिया कि सब आप यहाँ रोकिए। तो यहाँ पे भी जो सरकार है, साफ तौर पे सरकार ने कह दिया कि हम इसको मानने वाले नहीं। तो अमेरिका की परेशानी ये है कि उनकी बात या ट्रंप की बात कोई मान नहीं रहा। ट्रंप लंबी लंबी चिट्ठियाँ, जो ट्रुथ सोशल है अपना जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, उस पर लंबे लंबे अपने वो बयान लिखते हैं कि मैंने यहाँ वॉर रुकवा दी, ये क्राइसिस रुकवा दी, इधर ऐसा करा दिया, उधर ऐसा करा दिया। वो जो नोबेल पीस प्राइज़ लेने की जो एक जुगत है, जो जुगाड़ है या जो कोशिश है, उसमें वो लगे हैं, वहाँ वो सफल हो नहीं पा रहे। तो उनका फ्रस्ट्रेशन इस चीज़ का भी दिखाई देता है। ओके, इस फ्रस्ट्रेशन में कहीं अपनी वो इकॉनमी ना डुबा ले बैठे, ये बड़ा सवाल है सर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से लगाए गए नए टैरिफ के बाद एशियाई बाजार में हड़कंप मच गया। जापान का निक्केई 0.6% लुढ़क गया, तो वहीं साउथ कोरिया का कोस्पी भी 3.2% नीचे गिर गया। इसके अलावा यूरोप के शेयर बाजार में भी आज जबरदस्त बिकवाली देखने को मिली। भारतीय शेयर बाजार की बात करें तो यहां भी निवेशकों के 5.27 लाख करोड़ रुपए डूब गए। इन बाजारों में गिरावट की एक बड़ी वजह अमेरिकी टैरिफ को बताया जा रहा है। इस पर आरबीआई के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन का बयान आया। रघुराम राजन ने कहा कि भारत को ट्रेड, एफडीआई, कार टैरिफ और डेयरी प्रोटेक्शन पर समझदारी से कदम उठाने चाहिए। प्रवीण सर, क्या कहना चाहते हैं रघुराम राजन? नहीं, रघुराम राजन ने दरअसल एक सलाह दी है भारतीय जो पूरी गवर्नमेंट को। उनका एक तो, और बहुत मौजूद बातें हैं, समझने वाली बातें। एक तो उनका कहना ये है कि ये जो स्टेप है ये टेम्परेरी स्टेप है अमेरिका का, ट्रंप का, और ये भारत पे एक प्रेशर बिल्डअप करने की कोशिश है जी। तो एक वो बात है। दूसरी बात उन्होंने ये कही कि भारत को भी इस पूरे मामले में थोड़ा लचीला रुख दिखाना चाहिए। ट्रेड विन का एक शब्द का इस्तेमाल करते हुए दिखे सर। बिल्कुल, तो उसमें वही है। उन्होंने एक कहा है कि भारत को, जैसे कारों का मामला है, कारों में भारत अपने जो टैरिफ हैं उसको कम कर सकता है, ताकि वहाँ पे इम्पोर्ट हो, और महंगी कारें आएंगी तो उसको खरीदने वाला तबका भी बहुत कम है। और ये बात बार बार सामने आई है। सरकार भी इस बात के फेवर में दिखाई दी है कि जो लग्जरी आइटम्स हैं वहाँ पे आप टैरिफ को कम कर सकते हैं, ताकि उससे देश की इकोनॉमी पे कोई बहुत ज़्यादा बड़ा फ़र्क पड़ेगा नहीं, क्योंकि क्वांटिटी बहुत छोटी है। हाँ सर, बिल्कुल। दूसरी चीज़ उन्होंने, जो रघुराम राजन है, उनका कहना है कि जो डेयरी और एग्री का जो मसला है उस पर उन्होंने भी कहा है कि यहाँ पे सरकार को थोड़ा संभल कर चलने की ज़रूरत है, क्योंकि इसके साथ जो छोटे डेयरी फार्मर्स हैं वो जो जुड़े हुए हैं उनके ऊपर बड़ा खतरा इससे पैदा हो सकता है जी। तीसरी चीज़ उन्होंने ये कही है कि अगर आपको इस सब पूरी सिचुएशन से डील करना है तो एक तो आपको काम ये करना पड़ेगा कि जो पॉलिसी अनसर्टेनिटी है उसको आपको ख़त्म करना पड़ेगा। ओके। दूसरी चीज़ उन्होंने ये कही है कि जो टैक्स को लेके जो जिस तरह के जो मसले आते हैं, बार बार टैक्स कभी लगा दिया जाता है, कभी हटा दिया जाता है, कभी 4-5 साल बाद टैक्स लगाया जाता है किसी भी कंपनी पे विदेश से जो पैसा लगा रही है, वहाँ पे आपको चीज़ों को क्लियर करना पड़ेगा, चीज़ों को बिल्कुल साफ और स्पष्ट और ट्रांसपेरेंट करना पड़ेगा। तभी जो फॉरेन फंड का जो इन्फ्लो है देश में, वो, या एफडीआई की अगर हम बात करें, या एफआईआई का स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट हो, वो तब आपको स्थिर तौर पर स्टेबल होता हुआ नजर आएगा। तो ये कुछ बड़ी जो सलाह जो है उन्होंने सरकार को दी है। जी प्रवीण सर, मेरा आपसे एक सवाल है कि पॉलिसी को लेकर जो अनसर्टेनिटी है वो कैसे खत्म होगी? या तो ये हो सकता है कि इंडिया यूएस जो है जो भी हो मामला हो उसमें अपना नक्की कर लें, ट्रेड डील फाइनल कर लें, तभी तो अनसर्टेनिटी दूर होगी, या कोई और फैक्टर्स आप देख रहे हैं? नहीं, पॉलिसी अनसर्टेनिटी केवल ट्रेड
को लेके या टैरिफ को लेकर नहीं है, पॉलिसी अनसर्टेनिटी देश के भीतर बहुत सारे जो कायदे कानून हैं जिनको लेके कभी आप कोई पॉलिसी पर चलते हैं, कभी अचानक से पॉलिसी बदल दी जाती है। ओके। और फिर पॉलिसी बदल दी गई तो जो कंपनी जिसने पैसा लगाया उसके लिए एक अनिश्चितता का माहौल हो जाता है। किसी ने मान लीजिए $10 बिलियन इंडिया में इन्वेस्ट किए, अब जब उसने इन्वेस्टमेंट किया तब कुछ और पॉलिसी थी, आप 2 साल 4 साल 5 साल बाद उठा के किसी पॉलिसी को बदल देते हैं, उससे पूरा उस कंपनी के लिए पूरे के पूरे जो पैसे पानी का हिसाब किताब उसका पूरा डायनेमिक्स बदल जाता है। प्रवीण सर, इसी के साथ एक अगला सवाल ये है कि लगातार हम लोग मनी सेंट्रल में भी इस बात की चर्चा करते रहते हैं कि सबसे बड़ा कंसर्न जो है प्राइवेट इन्वेस्टमेंट का ना होना है, तो ये भी एक बड़ी वजह है क्या? इसको भी मैं इस कहानी से जोड़ कर देखूं? प्राइवेट इन्वेस्टमेंट भी जाहिर तौर पे एक मसला है। पॉलिसी इतनी अनसर्टेन है, पता ही नहीं चल पा रहा है, इसलिए अपने पास जो पैसा है वही रखो। बिल्कुल, पॉलिसी अनसर्टेनिटी जाहिर तौर पर वो आज से नहीं है। देश में पॉलिसी को लेके अनसर्टेनिटी बहुत लंबे वक्त से है, चाहे एक्सपोर्ट इंपोर्ट को लेके चीज़ें हो, चाहे कमोडिटीज़ के एक्सपोर्ट इंपोर्ट की बातें हो। अचानक से मान लीजिए जैसे प्याज का एक्सपोर्ट चालू कर देंगे, फिर पता चलता है देश में प्याज की कीमतें बढ़ गई, फिर उसको रोका गया। तो उस चीज़ों को लेके कोई एक सर्टेन, और ख़ास तौर पर जब आप बड़े सेक्टर या बड़े इन्वेस्टमेंट को चाहते हैं तो वहाँ पे आपकी पॉलिसीज़ जो हैं वो स्टेबल होनी चाहिए, प्रोग्रेसिव होनी चाहिए। जी, अब प्रवीण सर, रघुराम राजन साहब की बात हो रही है, इकॉनमी की बात हो रही है, तो आपसे एक और बात पर चर्चा करना चाहेंगे। जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप साहब ने कल एक बड़ा आरोप लगा दिया कि रशिया और इंडिया की इकॉनमी जो है डेड इकॉनमी है, उसको लेकर आज हम लोगों ने न्यूज़ रूम में भी बड़ी अच्छी चर्चा की है। इसी बीच सबसे अच्छी खबर, अभी जो ताज़ा तरीन ब्रेकिंग खबर ये आ रही है सर कि GST कलेक्शंस जो हैं 1.96 लाख करोड़ के आसपास है। अगर सालाना आधार पर देखें तो इसमें 7.5% का इजाफा देखने को मिल रहा है। तो आपसे समझना चाहेंगे कि सर क्या वाकई वी आर डेड इकॉनमीज और द पिक्चर इज अनदर? देखिए, एक तो डोनाल्ड ट्रंप के फैसलों को छोड़ के बाकी वो जो बयान देते हैं उसको बहुत ज़्यादा सीरियसली लेने की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि इतने लंबे पीरियड में अगर आप उनके लगातार बयानों को सुनेंगे तो वो कुछ भी बोलते हैं, कुछ भी कह सकते हैं, उनके बहुत ज़्यादा उसमें सीरियसली जाने की ज़रूरत नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप के कहने से जो दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, जो 6.5% की दर से तो अभी जिसने ग्रो किया है 2024-25 में, और उससे पहले जो 8%, 9%, 7%, ऐसे 3-4 साल से लगातार जिसकी ग्रोथ 7% प्लस रही है, उस इकॉनमी को आप डेड इकॉनमी तो कोई मतलब कहना तो दूर है, कोई सपने में भी नहीं सोच सकता जिस तरह से तेज़ी से भारत की इकॉनमी ग्रो कर रही है। GST नंबर चीज़ बना रहा है तो उसमें उस इलाके का टेस्ट है, उस इलाके का पुट है जी, तो उसको खरीदना चाह रहे हैं जी। तो एक वो बिहेवियर का चेंज हुआ है। दूसरा, ये एकदम हाईली लोकलाइज्ड है, जैसा मैंने इनको बताया, एक स्पेसिफिक एरिया पर फोकस है। 3 या 4 जिले के लिए मान लीजिए जिले हैं, वहाँ पे केवल आप ऑपरेट कर रहे हैं, वहाँ पे जो चीज़ खाई जाती है, जो चीज़ बिकती है, आप उस चीज़ को बना रहे हैं। बड़ी HUL या मान लीजिए कोई दूसरी नेस्ले या ITC जब कोई प्रोडक्ट बनाते हैं तो वो पूरे देश को सोच के बनाते हैं कि जो मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज की आप बात कर रहे हैं। बिल्कुल, जो कश्मीर में भी बिक जाए, जो कन्याकुमारी में भी बिक जाए। अब कश्मीर में मान लीजिए किसी प्रोडक्ट को खाने का प्रेफरेंस है, लेकिन कन्याकुमारी में उसको खाने की इसका बड़ा अच्छा एक उदाहरण है सर कि कहा जा रहा है कि दक्षिण भारत में खास मसाले वाले नाश्ते की जरूरत पड़ती है, और पूर्वोत्तर में कहा जा रहा है कि वहाँ हल्के स्वाद चाहिए होते हैं, वो वैसे स्नैक्स जो हल्के फुल्के हैं वहाँ है। उत्तर भारत में कहा जा रहा है कि यहाँ जरा तीखा खाते हैं लोग। तब इस पूरे मामले को बड़ी कंपनियां जो है कैटर नहीं कर पाती हैं, लेकिन छोटी कंपनियां जो हैं इसी लूप होल का इस्तेमाल करके अपने बिजनेस को बढ़ा रही हैं। नहीं, बिल्कुल। अब आप देखिए, मान लीजिए किसी एक पर्टिकुलर आप एरिया में हैं, वहाँ का जो फूड है, वहाँ का किसी खास किस्म का फूड है, वो अगर आप ढूंढेंगे तो कोई HUL या नेस्ले बना ही नहीं रही है, क्योंकि उसकी डिमांड बहुत छोटे एरिया की है और वो बल्क का बिजनेस ही नहीं है। ये इनका काम पूरा मास प्रोडक्शन का है, बल्क का पूरा वॉल्यूम का पूरा धंधा है जी। यहाँ पे आके ये कंपनियां अब मात खा रही हैं, और इनके सामने चैलेंज इस बात का भी है कि आखिर आप कितने एरियाज में उनके हिसाब के प्रोडक्ट लॉन्च करेंगे। जी जी। अब प्रवीण सर, अलग एक फैक्टर और भी है, कहा जा रहा है कि डिजिटल और क्विक कॉमर्स भी इनका खेल बिगाड़ रही है। करें कि छोटी कंपनियां अपनी बहुत जल्दी अच्छी रीच बना लेते हैं इनका क्विक कॉमर्स कंपनियों के जरिए, क्योंकि मैं भी और आप भी, हर कोई यूज़ करता है सर। आप देखते होंगे बड़े ब्रांड्स के साथ आता भी है, एक तो आता है कि जिस आप
प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल कर रहे हैं उसकी ब्रांड की भी रहती है कई चीज़ें, और कुछ रहती है कि जो जैसा कि घरेलू बना हुआ हो या जिसको कोई नहीं जानता हो, और उसकी कीमत जो है 1/3 होती है सर, या आधे प्राइसेस में होती है, या उस पर ज़्यादा आपको ऑफर्स मिलता है। तो लोगों को लगता है कि क्यों ना एक बार इसको ट्राई कर लिया जाए। इससे आम निवेशकों को क्या है, आम जो कंज्यूमर्स है उनका पैसा भी बच जाता है, उनको महंगाई की मार से भी बचत मिलती है, और उनको एक टेस्ट करने पे अच्छा अवसर मिल जाता है। तो ये भी एक बड़ा फैक्टर है सर क्विक कॉमर्स, और जिस तरह से डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर का जो बूम हुआ है वो भी एक बड़ा फैक्टर है क्विक कॉमर्स कंपनियों का। बिल्कुल आप सही बात कह रहे हो। ये सारी चीज़ें एक बड़ा रोल इस पूरे उसमें निभा रही हैं जी। तो आज के मनी सेंट्रल में बस इतना ही। प्रवीण सर आपका बहुत शुक्रिया, आपने कीमती समय निकाला, तमाम विषयों को बहुत ही आसान भाषा में विस्तार से समझाने की कोशिश की। तो इसी तरह देश, दुनिया और बिजनेस जगत से जुड़ी तमाम ताज़ा तरीन खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए मनी 9।